जयतु संस्कृतम। नमो नमः। मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मेघदूतम प्रश्नोत्तरी पार्ट 2। पार्ट 1 उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट, एलटी ग्रेड, इन सभी के लिए यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा अपने परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, और जितने प्रश्न आपके सही होंगे उसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके सही हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मेघदूतम के श्लोकों की संख्या कितनी है? 120, 115, 125, 130। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 115। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष कहाँ रहता है? पहाड़ों पर, हिमालय पर्वत पर, रामगिरी के आश्रम में या वन में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामगिरी के आश्रम में। जब यक्ष को कुबेर श्राप दे देते हैं और उनको अपने देश से निकाल देते हैं, तो यक्ष जो है कहाँ रहता है? रामगिरी के आश्रम में जाकर के निवास करता है 1 वर्ष के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत के आरंभ में यक्ष अपने शापावधि के कितने माह व्यतीत कर चुका है? 6 माह, 8 माह, 10 माह, 12 माह। तो इसका सही आंसर है 8 माह। जब यक्ष मेघ को देखता है और मेघ को अर्घ्य इत्यादि दे करके जब याचना करता है, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब मेघ को देखता है तो उस समय शाप की 8 माह की अवधि व्यतीत हो चुकी थी। ठीक है, 8 माह की व्यतीत हो चुकी थी। यानी जब मेघ का दर्शन करते हैं तो आषाढ़ मास का प्रथम दिन होता है और उस समय 8 माह व्यतीत हो चुका था। ठीक है, मेघ का। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मेघ में कितने पद्य हैं? 60, 63, 65, 70। सही आंसर है ऑप्शन बी, 63 पद्य हैं। पूर्व मेघ में कुल 63 पद्य हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर मेघ में कितने पद्य हैं? अभी आपने जाना पूर्व मेघ में कितने पद्य हैं, तो पूर्व मेघ में 63 पद्य हैं। और उत्तर मेघ में देखिए कितने पद्य हैं? 50, 52, 55, 60। इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन बी, 52। ठीक है, उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं, पूर्व मेघ में 63 पद्य हैं और उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं, 52। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मल्लीनाथ ने कितने पद्य स्वीकार किए हैं? 120, 125, 130, 121। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 121। सही आंसर है 121। मल्लीनाथ ने 121 पद्य स्वीकार किए हैं। वैसे तो 115 पद्य हैं, लेकिन 6 पद्य उन्होंने कहा है कि 6 प्रक्षिप्त पद्य हैं, तो टोटल मिलाकर के 121 हुआ। अगला प्रश्न है, कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त रहने का शाप क्यों दिया? कार्य में प्रमाद करने के कारण, झूठ बोलने के कारण, कपट करने के कारण, कार्य न करने के कारण। तो इसका सही आंसर है कार्य में प्रमाद करने के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यक्ष के शापावधि के कितने माह शेष हैं? 5 माह, 8 माह, 4 माह, 2 माह।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 माह। यक्ष के शापावधि के 4 माह शेष बचे हुए हैं, क्योंकि जब मेघ का दर्शन करते हैं, मेघ का दर्शन होता है यक्ष को, तो उस समय शापावधि के 8 माह व्यतीत हो चुके थे और उनको 1 वर्ष के लिए शाप दिया गया था। 1 वर्ष के लिए अपने पत्नी से दूर रहने का उनको शाप मिला था। तो 8 माह व्यतीत हो चुके हैं, शेष कितने बचे हैं? 4 माह। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूतम का नायक यक्ष किस प्रकार का नायक है? प्रश्न है, मेघदूतम का नायक यक्ष किस प्रकार का नायक है? धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीरोद्धत। ये नायक के 4 प्रकार हैं। इन चारों प्रकार में से यक्ष किस प्रकार का नायक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धीर ललित। मेघदूतम का नायक यक्ष धीर ललित नायक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यक्षिणी किस प्रकार की नायिका है? स्वकीय नायिका है, परकीय नायिका है, साधारण स्त्री है या मुग्धा नायिका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वकीय नायिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत में किस गुण की प्रधानता है? मेघदूत में किस गुण की प्रधानता है? ओज गुण की, प्रसाद एवं माधुर्य गुण की, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रसाद एवं माधुर्य गुण की। मेघदूतम में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? मेघदूतम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? वैदर्भी रीति का, पांचाली रीति का, गौड़ी रीति का, लाटी रीति का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैदर्भी रीति का। महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, तो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी वैदर्भी रीति में हैं। ठीक है, पांचाली रीति के बाणभट्ट हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूतम पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग इन प्रश्नों में से जो भी प्रश्न आपको सही लगे उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, जिससे आपका मूल्यांकन हो सके। आपकी परीक्षा की तैयारी कितनी है, आप उसका मूल्यांकन कर सके। तो आपको कमेंट में ज़रूर लिखना चाहिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, या हम तो कहेंगे कि आप ज़रूर लिखिएगा, श्योर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यक्षाधिपति कुबेर की राजधानी का क्या नाम है? उज्जैनी, अलकापुरी, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलकापुरी। यक्षाधिपति कुबेर की राजधानी का नाम है अलकापुरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामगिरी किसके स्नान से पवित्र जल वाला हो गया? माता सीता के स्नान से, राधा के स्नान से, यक्ष के स्नान से या यक्षिणी के स्नान से? इसका सही आंसर है माता सीता के स्नान से। मेघदूतम के प्रथम श्लोक मंगलाचरण में ही कहा गया है, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। जनक तनया कौन है?
माता सीता जनक की पुत्री हैं, इसलिए जनक तनया उनको कहा गया है। और उनके स्नान से रामगिरी आश्रम का जल पवित्र हो गया था। ठीक है, तो रामगिरी जो है वह माता सीता के स्नान से पवित्र जल वाला हो गया था, ऐसा कहा गया है मंगलाचरण में। तो इसका सही आंसर है माता सीता के स्नान से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यक्ष पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गज के तुल्य मेघ को कब देखता है? वर्षा ऋतु के प्रथम दिन, शाप के प्रथम दिन, सावन के प्रथम दिन, आषाढ़ के प्रथम दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आषाढ़ के प्रथम दिन। यक्ष क्रीड़ा करने वाले गज के समान मेघ को आषाढ़ के प्रथम दिन देखते हैं। ठीक है, आषाढ़ मास का प्रथम दिन होता है जिस दिन यक्ष मेघ का दर्शन करते हैं, मेघ को देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वस्तु निर्देशात्मक। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यक्ष की कलाई से स्वर्ण निर्मित कंकड़ क्यों गिरने लगता है? कंकड़ बड़ा होने के कारण, प्रिया वियोग के कारण, दुर्बलता के कारण, बी और सी दोनों। तो देखिए, मुख्य कारण है प्रिया वियोग के कारण, क्योंकि दुर्बलता तो था ही, कंकड़ गिरने का कारण जो था वो दुर्बलता था। दुर्बलता कैसे आई? प्रिया के वियोग से। ठीक है, पत्नी से जब दूर हुए यक्ष तो प्रिया वियोग से उनका शरीर क्या हो गया? दुर्बल हो गया, और उस के कारण उनके कलाई से स्वर्ण निर्मित जो कंकड़ था वह गिरने लगा। लेकिन मुख्य कारण यहाँ क्या है? प्रिया वियोग। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा प्रिया वियोग के कारण। दुर्बलता कारण नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दुर्बलता का जो मेन कारण, अगर हम कहेंगे दुर्बलता के कारण, तो ये भी हो सकता है कि भाई उनका हो सकता है स्वास्थ्य खराब रहा हो, इस वजह से दुर्बल थे। तो दुर्बलता के कारण नहीं, बल्कि दुर्बलता तो कारण था ही, लेकिन जो मुख्य कारण था वह क्या है? प्रिया वियोग के कारण। ठीक है, प्रिया वियोग के कारण वह दुर्बल हो गए थे, और जिसकी वजह से उनके कलाई से स्वर्ण निर्मित कंकड़ गिरने लगा था, जिसके कारण उनका कलाई शून्य कंकड़ वाला हो गया था, कंकड़ रहित हो गया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यक्ष मेघ को किस पुष्प से अर्घ्य देता है? कुटज के पुष्पों से, गिरी मल्लिका के पुष्पों से, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। क्यों? क्योंकि जो कुटज का पुष्प है उसको हम गिरी मल्लिका भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कुटज का पुष्प है इसको हम गिरी मल्लिका भी कहते हैं। तो गिरी मल्लिका या कुटज, ये दोनों पुष्प एक ही हैं, और इसी कुटज के पुष्प से ही यक्ष मेघ को अर्घ्य प्रदान करते हैं, अर्घ्य देते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास के अनुसार मेघ का शरीर किन किन पदार्थों से मिलकर बनता है? वायु और धुआं से, धुआं अग्नि जल एवं वायु से, जल वायु और अग्नि से, धुआं अग्नि और जल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धुआं अग्नि जल और वायु, इन 4 पदार्थों से मिलकर के मेघ बनता है कालिदास के अनुसार। कालिदास के अनुसार धुआं अग्नि जल एवं वायु से, इन 4 पदार्थों से मेघ का शरीर बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, किस कारण से यक्ष जड़ मेघ से संदेश ले जाने का निवेदन करता है? किस कारण से यक्ष जड़ मेघ से संदेश ले जाने का निवेदन करता है? क्योंकि मेघ तो कोई इंसान नहीं है, मेघ जड़ है जिसमें जल भरा हुआ है। तो क्या कारण रहता है कि यक्ष जो है इस जड़ मेघ से संदेश ले जाने का निवेदन करता है? शाप के कारण, कामार्थता के कारण, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। शाप के कारण तो ऐसा नहीं हुआ कि शाप के कारण वो पागल हो गए थे इसलिए जड़ मेघ से वो संदेश ले जाने के लिए कहे, ये कोई कारण नहीं है। उपर्युक्त दोनों सही नहीं है और उपर्युक्त कोई में से भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कामार्थता के कारण। वह काम पीड़ित हो गए थे अत्यधिक, इसलिए उनको ये पता ही नहीं था कि हम जिससे याचना कर रहे हैं वह जड़ है या चेतन है। ठीक है, तो कामार्थता के कारण जो है यक्ष मेघ से संदेश ले जाने का निवेदन करता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघ किस वंश में उत्पन्न है? मेघ किस वंश में उत्पन्न है? पुष्कर वंश में, पुष्कर और आवर्तक वंश में, आवर्तक वंश में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुष्कर और आवर्तक वंश में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में स्वेच्छानुसार आकृति धारण करने में कौन समर्थ है? मेघ, यक्ष, यक्षिणी, कुबेर। सही आंसर है मेघ, क्योंकि मेघ की कोई आकृति नहीं होती। मेघ किसी भी आकार का रूप धारण कर सकता है, किसी भी आकार का अपना शरीर बना सकता है। स्वेच्छानुसार माने अपनी इच्छा अनुसार वह अपनी शरीर की आकृति को धारण कर सकता है, करने में समर्थ है। ठीक है, यक्ष, यक्षिणी और कुबेर इच्छानुसार शरीर नहीं धारण कर सकते हैं, छोटा बड़ा या किसी भी आकार का शरीर धारण करने में समर्थ है तो वह कौन है? मेघ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में संतप्तों का एकमात्र सहारा कौन है? यक्ष, कुबेर, मेघ, यक्षिणी। तो इसका सही आंसर है मेघ। मेघ को मेघदूतम में कवि ने कहा है कि आप एकमात्र संतप्तों का सहारा हो। तो एकमात्र संतप्तों का सहारा कौन है? मेघ है। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघ को संदेश लेकर कहाँ जाना है? जो संदेश यक्ष मेघ के द्वारा भिजवा रहे हैं उस संदेश को मेघ को कहाँ लेकर के जाना है? उज्जैनी में, अलकापुरी में, रामगिरी आश्रम में या आम्रकूट, कहाँ लेकर के जाना है? तो इसका सही आंसर है अलकापुरी। देखिए, रामगिरी आश्रम में नहीं ले जाना है, आम्रकूट भी नहीं ले जाना है और उज्जैनी भी नहीं ले जाना है। ये जो संदेश है वह कहाँ ले जाना है? अलकापुरी में ले जाना है। क्यों? क्योंकि अलकापुरी में ही यक्षिणी निवास करती है। यक्ष का निवास स्थान, उसका घर अलकापुरी में है। और रामगिरी आश्रम जो है, उस रामगिरी आश्रम में शापावधि का जो समय व्यतीत कर रहा था यक्ष, वह कहाँ व्यतीत कर रहा था? रामगिरी आश्रम में। और रामगिरी आश्रम में वह निवास कर रहा है। रामगिरी आश्रम से यक्ष मेघ के द्वारा संदेश को भेज रहा है कहाँ? अलकापुरी में। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। रामगिरी आश्रम में शाप के समय यक्ष निवास करता है, लेकिन यक्ष का घर कहाँ है? अलकापुरी में है। तो मेघ संदेश कहाँ लेकर के जाएगा? अलकापुरी में लेकर के जाएगा। और अलकापुरी के समीप में ही उज्जैनी है, जो कि बहुत ही संपन्न है, समृद्धि युक्त है यह उज्जैनी। तो उज्जैनी में नहीं,
अलकापुरी में मेघ संदेश को लेकर के जाएगा। तो पार्ट 2 में इतना ही। पार्ट 3 में मैं मेघदूतम के प्रश्नोत्तरी आगे का लेकर के आऊँगी। पार्ट 1 भी मैं मेघदूतम प्रश्नोत्तरी के रूप में डाल दी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी ज्ञानवर्धक वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका ज्ञान आपको मिल सके, ठीक है, उसका लाभ आपको मिल सके।